Good morning, students. This session is for class 11 physics. We are studying the chapter circular motion, and the topic is banking of roads. Okay, students, in last session we have completed the topics like centripetal force, centrifugal force, and in last class we have already discussed something about the banking of roads, but in this class we are going to study in detail about banking of roads. Okay, so let's start with the banking of road. In last sessions we completed about two topics. You can see here the topics are shown on your screen. So you can see here banking of roads. So you know what is meaning of the banking of the road. So we have already discussed about this. We are going to study in detail. Let's first understand about these two statements given on your screen. So first one is, when a car is moving along a curved road, it is performing circular motion. For circular motion, it is not necessary that the car should complete a full circle. An arc of circle is also treated as a circular path. So the meaning of this statement is that suppose a car is moving on a circular road, circular track. So student, सर्कुलर मोशन के लिए उस कंप्लीट सर्कल पे मूव करना ज़रूरी नहीं होता है. अगर वो कार उस सर्कुलर पाथ पे कुछ, जो इसको आप एक सर्कुलर आर्क भी बोल सकते हैं, अगर सर्कुलर आर्क पे भी चलती है तो भी वो जितने देर तक उस आर्क पे चलती रहेगी उस मोशन को सर्कुलर मोशन ही कंसीडर किया जाएगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकेंड लाइन पे, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट दिया जा रहा है, एन आर्क ऑफ सर्कल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ सर्कुलर पाथ. तो यहाँ पे जो सर्कल का आर्क है, मतलब जिसको एन आर्क ऑफ सर्कल बोल रहे हैं, अगर कोई व्हीकल एन आर्क ऑफ सर्कल पे भी चलता है तो उसे सर्कुलर मोशन ही मानते हैं. क्यों करते हैं ऐसा, उसके पीछे यहाँ पे रीज़न देखिए. तो रीज़न आपको सेकेंड स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है. तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, वी नो दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन. तो हाँ, हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी है. बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे इफ सी पी एफ, नाउ सी पी एफ इज स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे जो सी पी एफ आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है सी पी एफ, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे यूज़ कर रहे हैं. प्रीवियस क्लासेस में भी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो इफ़ सी पी एफ इज़ नॉट प्रेजेंट, तो कह रहा है इफ़ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेजेंट नहीं हो, तो इफ सी पी एफ इज़ नॉट प्रेजेंट द कार कैन नॉट ट्रेवल अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ. तो कोई भी कार या फिर कोई भी व्हीकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल नहीं कर सकता है, थोड़े देर के लिए भी नहीं. एंड विल इंस्टीड ट्रेवल अलॉन्ग अ टेंजेंशियल पाथ. तो वो सर्कुलर पाथ पे नहीं चल के वो चलने लग जाएगा एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे, जो कि उसी पॉइंट पे टेंजेंट होगा जहाँ से उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स डिसअपीयर हुआ होगा. तो सपोज आप इस कार को देख रहे हैं, ये कार यहाँ से चल रही है और जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है यहाँ तक ये सपोज चली और इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है. सपोज जहाँ पे ये ब्लू स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स डिसअपीयर हो गया. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक टेंजेंट जैसी, ये कार ये जो रेड कलर है ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो इधर नहीं जाके इस जो ये वेक्टर दिखाया गया इस डायरेक्शन में चली जाएगी और बाहर की तरफ निकल जाएगी. तो ये एक बहुत डेंजर हो सकता है किसी केस के लिए, ठीक है. तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते. तो यहाँ पे आपको सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है. जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स डिसअपीयर होगा, जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको बैंकिंग ऑफ रोड क्यों इम्पॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन में, बैंकिंग ऑफ रोड का मीनिंग क्या होता है,
तो यहाँ पे उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बैंकिंग ऑफ रोड जो होता है उसका मीनिंग क्या है, इस बैंकिंग का मीनिंग क्या है। तो मान लीजिए कि आप एक कर्व रोड पे हैं, ये सर्कुलर रोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सर्कल के फॉर्म में रोड है, ये उसका इनर सरफेस है। अगर इस सर्कल का जो फर्स्ट वाली है इसका सेंटर की बात करें तो यहाँ पे दोनों के सेंटर सेम है, इट मीन्स ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल के आर्क होंगे, ठीक है। ये इनर, अब ये रोड बन रहे तो ये इनर वाला एज है और ये आउटर एज है। तो जहाँ भी टर्न होता है आप फील किए होंगे कि टर्न पे जो आउटर एज होता है उसको इनर एज के कंपैरिजन में कुछ हाइट पे बनाया जाता है। तो अगर आप देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, अगर हम इस टाइप का एक डायग्राम बनाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोड की थिकनेस है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये रोड की थिकनेस है, मतलब विड्थ इसको बोल सकते हैं आप। अब आप ये जो पॉइंट ए है ये आप इस वाले एज पे हैं, ठीक है, यहाँ पे ए है, ठीक है। अब यहाँ से आप बी जो आउटर एज है, बी की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे बी जो है आउटर एज है, तो आप बी की तरफ चलेंगे तो ये ऐसे हाइट पे जाएगा और ये, तो बी आपका इस तरीके से हाइट पे मिल रहा है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये विड्थ इसको एक्स हो गई और ये हाइट यहाँ पे एच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए बी है देखने में यहाँ पे प्लेन में लग रहा है, बट ये जो है इसको ये बी जो होता है वो आउटर एज जो होता है वो हाइट पे होता है, और इसके ऊपर से अगर आप डायग्राम में बनाएं तो ये इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आउटर एज है ये काफ़ी हाई है एज कंपेयर टू दिस इनर एज ए। तो यहाँ पे इसी को बोला जा रहा है बैंकिंग ऑफ रोड्स, ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब क्यों बैंकिंग ऑफ रोड इम्पोर्टेंट है इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द कार कैन बी प्रोवाइडेड इन टू वेज। तो आपको पता है कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो कंपलसरी है ही। नाउ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ कार कैन बी प्रोवाइडेड बाई टू वे। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये दो तरीके से किसी कार को प्रोवाइड कराया जा सकता है। फर्स्ट जो है ये है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स ऑफ कार एंड रोड। तो ये मिलता है उस फ्रिक्शनल फोर्स से जो कार के टायर और रोड के सरफेस के बीच में लगता है, तो या तो उससे मिल सकता है। और दूसरा बैंकिंग ऑफ रोड, तो बैंक रोड बना के सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ऑफ रोड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स ऑफ कार एंड रोड, ये तो फ्रिक्शन से प्रोवाइड हो जाता है, बट कई केसेस में हो सकता है कि ये उतना फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं हो पाया जितने की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे स्किड कर जाती हैं व्हीकल्स। जैसे कि आप मान सकते हैं कि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है गाड़ियों की तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स जितना उस कंडीशन में रिक्वायर्ड होता है उतना यहाँ पे नहीं मिल पाता है। दूसरी बात हो सकता है कि टायर्स की जो रफ सरफेस है वो घिस के स्मूथ हो गया हो, या फिर रेनी सीजन्स में भी जो वाटर होता है उसकी वजह से जो रोड होता है वहाँ पे स्किड करने लगता है। तो उन सारी कंडीशंस में ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, रोल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका भी, बट कई बार सिर्फ इस पर हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग जो हमें रिक्वायर्ड हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके लिए हम इस वाले पार्ट का यूज़ करते हैं, हम रोड को बैंक बनाते हैं। अब आपको पता चल गया है कि बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब है। तो इसको समझने के लिए और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कभी आप जाते हैं रोड पे ट्रेवल करते हैं तो आप देखें जहाँ भी टर्न है वहाँ पे आपको बैंक रोड ईजिली आप उस चीज़ों को फील कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो आप अगर आसपास आपके कोई भी सर्कुलर टर्न हो तो वहाँ जाके ज़रूर देखें कि वहाँ पे
कैसे बैंक रोड बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा समझने में। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है वो कितना लगेगा और कितनी स्पीड वहाँ पे होनी चाहिए व्हीकल्स की, तो उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहा है। और ये कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है उसको कंप्लीट करता है, रिक्वायरमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को कैसे ये कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे देखें, द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन of the car is provided by the frictional force between the tires of the car and the road। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सर्कुलर मोशन में ऑफ द कार, मतलब सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोवाइडेड बाई, वो प्रोवाइड कराया जाता है बाई द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ कार एंड रोड। तो जो फ्रिक्शन है उसी से इसको प्रोवाइड कराया जाता है। ये कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है कि इसको किसी और तरीके से देना पड़ेगा, बट ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे कि आप किसी स्ट्रिंग को किसी थ्रेड में बांध के घुमा रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, तो वहाँ पे जो टेंशन होता है वही क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है जबकि मून अर्थ के अराउंड या फिर अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जिन टर्म्स की रिक्वायरमेंट है इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए उनके बारे में देख लेते हैं। तो लेट m इज मास ऑफ द कार, यहाँ पे कार का मास स्मॉल m ले रहे हैं। v इज स्पीड ऑफ द कार, यहाँ पे कार की स्पीड को v ले रहे हैं। r इज द रेडियस ऑफ द कर्व रोड। सो हियर m, v and r are taken as mass of the car, v is speed of the car and r is radius of the curved road. Okay, so now since centripetal force is provided by the frictional force, it means we can write the centripetal force, this CPF is stand for centripetal force। तो यहाँ पे centripetal force is equal to frictional force लिख सकते हैं। ठीक है, provided by means equal to, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं provided by frictional force मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है अगर कार का मास m है, स्पीड v है और रेडियस r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है mv²/r। ये तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो जो फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है सरफेस का, वो होता है F इज इक्वल टू μr। ठीक है, F इज इक्वल टू μr, और ये फार्मूला है। ठीक है, वेयर r क्या है, r इज नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ सरफेस पे है, तो आपको पता है इसका डाउनवर्ड वेट W लगता है यहाँ पे, दैट इज mg। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये होती है r के इक्वल। ठीक है, तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है F इज इक्वल टू μr। अब आप देख रहे हैं r की वैल्यू mg के इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम F इज इक्वल टू म्यू mg लिख सकते हैं, म्यू mg यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है, F, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसको स्मॉल f यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, F फ्रिक्शनल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये F फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि म्यू r के इक्वल है। यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू एक कांस्टेंट है और इस म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट के फॉर्म में फ्रिक्शनल फोर्स को लिखा गया है। तो जो एक्चुअल में ये जो रिलेशन है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट शोज दैट द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कैपिटल R। बहुत सारी बुक में R की जगह आपको N, कैपिटल N भी यूज़ किया हुआ मिल सकता है, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे यहाँ पे कैपिटल R लिखें या फिर N लिखें,
यहाँ पे कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। अगर आपने रेडियस कैपिटल आर लिया हुआ है सो यू कैन टेक एन एट द प्लेस ऑफ आर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एन ले लेते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है यहाँ पे, ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे एन लिख दिया जा रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, एफ इज इक्वल टू म्यू एन लिखते हैं। अब देखिए ये म्यू क्या है, तो ये म्यू जो है ये है एक कांस्टेंट जिसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट है और एन नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नॉर्मल रिएक्शन की जो मैग्नीट्यूड है ये एम जी के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम जी। एन इज इक्वल टू यहाँ पे एम जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहाँ पे इसी को यूज़ किया गया है यहाँ पे फ्रिक्शन की जगह पे। यहाँ पे देखें आप, सो सिंस सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by the frictional force, you can write centripetal force is equal to frictional force. Okay, so provided by means equal to यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे ये आर कैपिटल आर आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर लिया गया है। तो इसकी जगह पे हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ द कर्व रोड। तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास कैंसिल हो गया क्योंकि ये जो मास इसमें यूज़ किया गया है ये भी ऑब्जेक्ट जो भी कार है उसी का मास है और यहाँ एम इज मास ऑफ कार है। दोनों तरफ जो वो सेम ऑब्जेक्ट के मास को डिस्कस किया जा रहा है। तो ये मास यहाँ पे कैंसिल हो जाता है तो आपको मिलता है वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। ये इक्वेशन मिलता है वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। तो यहाँ से वी की वैल्यू मिल जाती है अंडर रूट म्यू आर जी। तो यहाँ पे वी की वैल्यू अंडर रूट म्यू आर जी है। ठीक है, तो ये है वी की वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव कर रहा हो तो यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट है ये बैलेंस होने के बाद ये कार इजीली जो है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा और ये ट्रेवल करती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड है। तो ये म्यू के बारे में यहाँ पे आपको पहले ही डिस्कस कर दिया गया है कि ये म्यू क्या है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया ये फार्मूला कैसे आया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी उस कार की जो ट्रेवल कर रही है सर्कुलर ट्रैक पे। तो यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सेम टॉपिक है, इसको और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। दस द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ कार विच अ कार कैन सेफली ट्रेवल अलोंग अ कर्व रोड इज गिवन बाय। तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ कार उस रोड पे ट्रेवल कर सकती है। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू आर जी। जी की वैल्यू आपको पता है, ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेज बियॉन्ड दिस वैल्यू द कार विल थ्रोन ऑफ और स्किड जिसको बोलते हैं। तो अगर कार की वेलोसिटी जो स्पीड है उस सपोज इसको सॉल्व करने पे आ गया आपका 60, सपोज इसको सॉल्व करने पे 60 मीटर पर सेकेंड आ गया। ऐसा सिर्फ हम ऐसा एक एग्जांपल ले रहे हैं।
ठीक है, इसको सॉल्व करने पे 60 आया। तो ये मैक्सिमम 60 तक अगर आप स्पीड से कार चलाएंगे तो वो सर्कुलर मोशन कर सकती है। लेकिन मान लीजिए आपने कार की स्पीड 70 कर दिया, 70 मीटर पर सेकेंड, तो उस केस में ये कार सर्कुलर मोशन नहीं करेगी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 60 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 60 है, सॉरी 70 की वैल्यू ग्रेटर देन 60 है। तो यहाँ पे इफ़ द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीजेज बियॉन्ड दिस वैल्यू द कार विल थ्रोन ऑफ, तो ये कार क्या होगी, थ्रोन ऑफ हो जाएगी, स्किड कर जाएगी। ठीक है, इफ़ द कार हैज़ टू मूव एट हायर स्पीड, अब अगर चाहते हैं कि कार और भी हायर स्पीड में चले, द फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इंक्रीज, तो यहाँ पे फ्रिक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। बट दिस कॉज वियर एंड टीयर ऑफ द टायर, तो यहाँ पे इस कंडीशन में वियर एंड टीयर हो सकता है टायर का, तो ये एक डेंजरस प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है बट काफ़ी डेंजरस प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट रिलायबल एज इट कैन डिक्रीज ऑन वेट रोड, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट भी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस फ्रिक्शन पे हम बहुत ज़्यादा रिलायबल, बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये वेरी कर सकता है डिफरेंट कंडीशंस में। ठीक है, वेट रोड है या फिर किसी तरीके से ऑयल गिर गया है या फिर हमारे जो व्हीकल्स हैं उनके टायर काफ़ी पुराने हो चुके हैं, उन कंडीशंस में जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू जो है डिफरेंट होगी और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है इस कंडीशन में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए, सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन फ्रिक्शनल फोर्स टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, और इस तरीके से हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंड या कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। हालांकि ये प्रोवाइड करा सकता है, बट ये नॉर्मल कंडीशंस में जब स्पीड काफ़ी कम हो उन कंडीशंस के लिए ये सही है, बट अगर स्पीड काफ़ी हाई है तो उन कंडीशंस में ये रिलायबल नहीं है, ये जितना रिक्वायर्ड है उतना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो यहाँ पे एक देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कार है जिसमें 2 व्हील्स हैं, यहाँ पे इसके रिएक्शंस आप R1 R2 देख पा रहे हैं। ये है सेंटर सर्कुलर पाथ का, इस कार का वेट डाउनवर्ड है। ठीक है, जब कार को इस डायरेक्शन में ट्रेवल कराएंगे हम, ठीक है ऐसे, तो इस पे अंदर की तरफ जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ देखिए, इफ R1 एंड R2 आर रिएक्शन फोर्सेज ड्यू टू द 2 टायर्स, mg इज द वेट ऑफ द कार एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। mg आपको पता है जो वेट होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, सो mg इज द वेट ऑफ द कार एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। F1 and F2 are the frictional forces between the tires and the road। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कार, इसका वेट डाउनवर्ड mg, दोनों जो टायर्स हैं उस पे F1 F2 फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं सेंटर की तरफ लग रहे हैं, ये सेंटर है इस सर्कुलर पाथ का। तो यहाँ देख सकते हैं F1 एंड F2 आर द फ्रिक्शनल फोर्सेज बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। These frictional forces act toward the center of the circular path। These frictional forces act toward the center of the circular path। तो यहाँ पे देख रहे हैं these frictional forces, ये जो frictional forces हैं act toward the center of the circular path, ये circular path के center की तरफ लग रहे हैं। And provide the necessary centripetal force, और उसको necessary centripetal force प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको भी पता है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है और वही फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर की तरफ फोर्स लग रहे हैं F1 एंड F2,
और यही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएंगे इस सर्कुलर मोशन को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये कंडीशन है, ये है कार, ये सर्कुलर मोशन करेगी, यहाँ पे इसका वेट, इसको आप mg लिख सकते हैं, ठीक है। ये है mg, ये n, यही n इज इक्वल टू क्या होगा, दो हमारे जो रिएक्शन है दोनों टायर के, उसको R1 प्लस R2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शनल फोर्स F है, और ये इसका सेंटर, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर C है, और रेडियस की अगर हम बात करें, ये स्मॉल r इसकी रेडियस, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसे ट्रेवल करेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट और फ्रिक्शन इधर, यही फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं mv² अपॉन r इज इक्वल टू म्यू इंटू mg, ठीक है। क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये जो फ्रिक्शन है उससे ही मिल रहा है, ये जो है ये म्यू है, म्यू का सिंबल थोड़ा सा इस टाइप का है, आपको पता भी होगा म्यू का सिंबल कैसा बनता है, म्यू mg, ओके। सो mv² अपॉन r इज इक्वल टू म्यू mg। अब यहाँ से आप m को कैंसिल करके यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट। अब ये एक रियल एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कार, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, इसका वेट डाउनवर्ड। अगर इस टोटल नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ रिएक्शन, यहाँ ऊपर की तरफ रिएक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके, ये R1 हो गया, ये हो गया R2, ये है W। इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है, ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स हैं जो सेंटर की तरफ है, सेंटर यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ का, ओके। तो ये ऐसे ट्रेवल करेगी। इस केस में अब इस कार का जो मास है, जो वेट है, इस कंडीशन में आप यहाँ पे mv² यहाँ पे v² होगा, mv² अपॉन r इज इक्वल टू म्यू टोटल रिएक्शन की जगह पे म्यू mg लिख सकते हैं। तो ये है कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन की हेल्प से यहाँ पे इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम वेलोसिटी इस कार की यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है, इस कार की, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप you understand how you can calculate the maximum velocity of a moving car on a circular road, okay, or you can say it's a circular turn, and how the frictional force provides the centripetal force on circular turns, okay. So this is very important topic, students, and this is related to the circular motion. Try to understand the concept. For this purpose, see the video at least 2-3 times and study in your book, so you will be able to understand the concept more clear way. And by keep doing
practice on the numerical problems, you will be able to understand the concept in more deep way. Okay, so I hope you are doing your study very hard, and you are continuously practicing exercise, and you are continuously revising your syllabus from your book and from other resources which are available these days. So thank you for watching this session. In next session we will study the further topics of this chapter. Thank you for watching.